नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज देखते हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में, है ना। इसके पहले देखिए मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में देखे थे, विधानसभा देखे थे, विधानमंडल के बारे में देखे थे, राज्यपाल देखे थे, राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में देखे थे। आज देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारा विशेष संदर्भ मध्य प्रदेश के संदर्भ में रहेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी संविधानिक में जो अनुच्छेद हैं, हाँ, संवैधानिक अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जो हाई कोर्ट के गठन, नियमन, संचालन, क्रियान्वयन और न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन भत्तों से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं हाई कोर्ट से संबंधित क्या क्या संविधान में प्रावधान किए गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। उच्च न्यायालय टॉपिक है हमारा आज का, है ना। उच्च न्यायालय टॉपिक है आज। तो चलिए देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। पहले मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, है ना। तो 2 जनवरी 1936 को, है ना, 2 जनवरी 1936 को मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। जब जब किसी हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है तो एक एक विधेयक लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है, और क्या एक कानून बना करके कानूनी प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जब हाई कोर्ट की स्थापना की गई, है ना, तो भारत सरकार अधिनियम जो आया गया था, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो ब्रिटिश के समय ब्रिटिश कालीन जो हमारा देश था, है ना, स्वतंत्रता जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, ब्रिटिश कालीन कानून था ये। और इसके बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, है ना। तो 2 जनवरी 1936 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जबलपुर में की जाती है और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की जाती है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का क्या हो गया, हाई कोर्ट की स्थापना हो गई, है ना। बहुत से प्रावधान क्या है भारत शासन अधिनियम 1935 के भारतीय संविधान में लिए गए हैं, है ना। पहले हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है, इसलिए हम हाई कोर्ट देख लिए, स्थापित हो गई। अब उसके बाद देखेंगे हमारा जब संविधान कब लागू हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद क्या, हाई कोर्ट की स्थापना की गई, है ना। हाई कोर्ट की तो पहले स्थापना की गई थी, लेकिन उसका जो नियमन, संचालन, प्रक्रिया, जो क्रियान्वयन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, कार्य क्षेत्र, है ना, इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब ऐड किए उसको, है ना। उसके पहले क्या थी, अंग्रेजों का जो कानून था, है ना, अंग्रेजों के कानून के हिसाब से क्या होता था, न्यायालय की जो कार्रवाई है वो चलती थी, दंड दिया जाता था। बहुत से सारे एक्ट जो है हमारे आईपीसी की जो धारा अभी जो बीएनएस हो गया है, इंडियन पेनल कोड 1860, है ना, उसके तहत बहुत सारे जो जजमेंट है उन आधारों पे जजमेंट दिया जाता था, है ना। और जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अंग्रेजों के कानून के हिसाब से चलती थी, है ना। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो क्या है, एक स्वतंत्रता के बाद, है ना, मध्य प्रदेश में एक स्थायी तौर पे हाई कोर्ट की नियुक्ति की जाती है। जो पहले से हाई कोर्ट नियुक्त था उसी में क्या क्या कर दिया जाता है, जो कानून लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद जो हाई कोर्ट जबलपुर में स्थापित की जाती है, वहीं पे क्या होता है, हाई कोर्ट का मुख्यालय बना दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में, है ना। हाई कोर्ट से संबंधित पहला अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 बोलता है राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, है ना, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। हम देख रहे हैं उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय देख रहे हैं। ये उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में जितने भी हाई कोर्ट हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, वैसे ही महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ होगा, मुंबई में होगा। इसलिए ऐसे ही क्या है, अदर अदर जो स्टेट हैं उनके अलग से हाई कोर्ट होते हैं। तो हम ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, जो अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं उनके भी जो प्रावधान है सेम होंगे, कोई अलग नहीं होंगे, है ना। तो ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है जो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अनुच्छेद है वो भारतीय जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया के, वहाँ के जो हाई कोर्ट का जो गठन होता है ना, उनके गठन होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, वेतन भत्ते इत्यादि जो चीजें रहती है सभी स्टेट की सेम रहती है ना। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 214 क्या बोलता है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में एक प्रावधान करता है, ठीक है। प्रावधान करता है, गठन नहीं करता है, गठन बाद में करेगा, पहले क्या करेगा, प्रावधान करेगा।
तो अनुच्छेद 215 क्या बोलता है, अभिलेख न्यायालय होगा। पहले तो 214 बोलता है राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा क्या बोलता है अनुच्छेद 214 बोलता है। अनुच्छेद 215 क्या बोलता है, अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं, अभिलेख न्यायालय मतलब रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड न्यायालय है ना। तो जो हाई कोर्ट की जो कार्रवाई होती है ना, हाई कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसके जो एक एक वाद होते हैं सब रिकॉर्डेड होते हैं, एक एक शब्द को नोट किया जाता है। जो हाई कोर्ट में जैसे डिसीजन होते हैं उनको सारों को क्या, उन सारी चीजों को क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड किया जाता है, लिखा जाता है। इसलिए क्या होता है वहाँ पे स्टेनोग्राफर होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं जो है ना टाइप करते रहते हैं, जो हाई कोर्ट अपना जजमेंट देखता है। वो जजमेंट रिकॉर्डेड होते हैं ताकि जो बाद में जो जजमेंट आते हैं, तो बाद के जो जजमेंट है, जो पूर्व के जो जजमेंट है, उनके आधारों पर क्या होते हैं, बहुत से राज्य क्या करते हैं, फैसला देते हैं। ठीक है। तो कानूनी जो वाद हैं वो क्या रहते हैं, रिकॉर्डेड रहते हैं। कानून के जितने भी जो वाद हैं वो रिकॉर्डेड रहते हैं ना। तो क्या होगा, अभिलेख न्यायालय यानी उसी को बोलते हैं, अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय उसी को बोलते हैं। ठीक है। मतलब एक एक चीजें उसमें रिकॉर्डेड होगी, लिखित होगी बोलना चाहिए, है ना। उसका एक क्या होगा, लिखित फॉर्मेट होगा। ठीक है। अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय से प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, अनुच्छेद 16 प्रावधान करता है गठन के बारे में। किसके गठन के बारे में प्रावधान करता है, हाईकोर्ट के गठन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाईकोर्ट के गठन की बात है, राज्यों के लिए हाईकोर्ट की बात तो करता है लेकिन गठन की बात नहीं करता है। अनुच्छेद 216 गठन की बात करता है। अनुच्छेद 216 हाईकोर्ट के गठन की बात करता है ना। तो जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का गठन होगा वर्तमान में, है ना, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 216 के अंतर्गत राज्य में हाईकोर्ट के गठन की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 217 क्या बोलता है, नियुक्ति व शर्तें, है ना, नियुक्ति व शर्तें। किसकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाईकोर्ट का गठन कर दिया, अब क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 217 क्या बोलता है, अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश कौन होगा, ठीक है, इसके बारे में प्रावधान करता है। नियुक्ति व शर्तें, नियुक्ति करते हैं, कौन करेगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। किसके परामर्श पे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और शर्तें क्या होती है, शर्तें मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनकी योग्यता क्या होती है। तो न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है हाई कोर्ट के संदर्भ में देखा जाए तो क्या होती है, वो 10 वर्ष तक कहीं भी महाधिवक्ता के तौर पे है ना काम किया हो, उसके क्या 10 वर्ष तक क्या नॉलेज हो कानून का, है ना, कहीं भी अपना क्या अधिवक्ता के तौर पे काम किया हो, कहीं न्यायाधीश या कहीं अन्य न्यायालय में क्या हुआ प्रैक्टिस किया हो। ठीक है। तो इस प्रकार उसको क्या एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है, 10 वर्ष तक क्या होता है, उसको क्या होता है, अधिवक्ता के तौर पे काम किया हो, है ना, इस टाइप की चीजें हो जाती है उसकी योग्यता के अंतर्गत, है ना। एज क्राइटेरिया नहीं है इसमें कि कितनी आयु के व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए एलिजिबिलिटी है कि ये भारत के नागरिक हो, कानून के ज्ञाता हो और 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में या जिले कोर्ट में 10 वर्ष तक उन्हें प्रैक्टिस किया हो। ठीक है। ये शर्त हो गई। तो 217 क्या, नियुक्ति और शर्तें देख लिया हमने, है ना। अब अनुच्छेद 218 देखते हैं। हाई कोर्ट के कुछ उपबंधों का, सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट में लागू होना। अनुच्छेद 218 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अनुबंध हैं, है ना, उसके हाई कोर्ट में लागू होना। जैसे क्या होता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का क्या होता है, सर्वोच्च होता है ना, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं जिसको, उच्चतम मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा। तो उच्चतम जो न्यायालय होता है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। हाई कोर्ट होता है हाई कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय होता है जो होता है, वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के अधीन रह के काम करता है ना। तो यही यहाँ अनुच्छेद 218 में यही बात बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट में लागू होना। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध है ना, कुछ उपबंध है, उनके जो नियम है उसी के अंदर रह के हाई कोर्ट क्या करेगा, काम करेगा, है ना। तो वो जो नियम है वो लागू होगा, कहाँ पे लागू होगा, हाई कोर्ट में लागू होगा। तो अनुच्छेद 218 वही बोलता है सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट में लागू होना। कुछ उसके जो नियम है वो कहाँ लागू होंगे, हाई कोर्ट में लागू होंगे। और फिर हाई कोर्ट के नीचे क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, है ना। तो जो हाई कोर्ट के जो नियम उपबंध रहेंगे वो कहाँ पे लागू होंगे, जिला कोर्ट में लागू होंगे, है ना।
तो इस प्रकार क्या होता है, एक पद सोपान की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत सीनियर का पालन किया जाता है, सीनियर के आदेश का पालन किया जाता है। वैसे ही अनुच्छेद 218 भी सेम कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 219 क्या बोलता है ना। अनुच्छेद 219 बोलता है शपथ के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 219 शपथ के बारे में बात करता है ना। शपथ के बारे में बात करता है, किसकी शपथ, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनके शपथ के बारे में प्रावधान करता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 42 न्यायाधीशों की संख्या है। उच्चतम न्यायालय उच्च मुख्य न्यायाधीश को मिला दिया जाए तो 42 उच्च न्यायालय मतलब न्यायाधीशों की संख्या मध्य प्रदेश में है। तो जो उनकी नियुक्ति है, नियुक्ति हो जाने के बाद हमने देखी कि उनको शपथ दिलाया जाता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, है ना। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। किसके परामर्श पे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद नियुक्ति तो कर दी, अब इनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। तो शपथ कौन दिलाएगा, है ना। शपथ क्या होता है, शपथ राज्यपाल दिलाएंगे, है ना। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएंगे। किसको शपथ दिलाएंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाएगा भाई, राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाएगा, अनुच्छेद 219 के तहत दिलाएगा। ये अनुच्छेद जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट अनुच्छेद इसी से पूछा जाता है, हाई कोर्ट से। एमपीपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं डायरेक्ट अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछता है। उच्च न्यायालय राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है, मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक नहीं, तीन नहीं, एक क्वेश्चन नहीं आते, तीन तीन चार चार आ जाते हैं अनुच्छेद से एक पेपर में, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 220 की बात करते हैं। अनुच्छेद 219 में तो शपथ देख लिया, अनुच्छेद 220 की बात करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 220 निर्बंधन के बारे में बात करता है। निर्बंधन क्या होता है, निर यानी बंधन, है ना, बंधन में बंधना, है ना। तो क्या होता है, अनुच्छेद 220 के अंतर्गत क्या होता है, जो न्यायाधीश हैं, है ना, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य न्यायाधीश होंगे, अपने जो न्यायाधीश का जो काम करेंगे मध्य प्रदेश में, जब क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे काम करते हैं और अन्य न्यायाधीश भी काम करेंगे हाई कोर्ट में, तो उस दौरान वो किसी अपने प्राइवेट काम में अपना क्या करेंगे, वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। अपना प्राइवेट काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के काम है तो गवर्नमेंट का ही काम करेंगे, अपना प्राइवेट काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो विधि व्यवसाय पर क्या कर देता है, निर्बंधन कर देता है। उनका जो विधि व्यवसाय जो पहले करते थे उस पर क्या हो जाता है, पूर्ण प्रतिबंध हो जाता है, निर्बंधन हो जाता है। मतलब जब तक हाई कोर्ट के वो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं वो अपना विधि व्यवसाय नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। विधि व्यवसाय पर निर्बंधन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत वेतन के बारे में बात किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत वेतन के बारे में बात किया गया। किन के वेतन, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात किया गया। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन कौन देता है और अन्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन कौन देता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं दोनों को वेतन कौन देता है, राज्य सरकार देगी, है ना। राज्य सरकार देगी, कहां से देगी, संचित निधि से देगी, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन जो है इनका पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, लेकिन जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 221 वेतन के बारे में प्रावधान करता है, जिनका वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, है ना, न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों को। अनुच्छेद 222 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 222 स्थानांतरण के बारे में, ये पीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, पीएससी 2023 में क्वेश्चन आ चुका है ना। तो अनुच्छेद 222 222 स्थानांतरण के बारे में प्रावधान करता है, 222, है ना। अनुच्छेद 222 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। वेतन के बारे में देख लेंगे, इनका वेतन कौन निर्धारित करता है। तो जो वेतन है संसद निर्धारित करेगा, मतलब संसद इनके वेतन को बढ़ा सकता है और बढ़ा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। लाभकारी परिवर्तन इनके वेतन में नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ा सकता है, ठीक है। वेतन, अब स्थानांतरण देखते हैं, स्थानांतरण कौन करता है। अनुच्छेद 222 में स्थानांतरण की बात की गई, तो इनका स्थानांतरण कौन करता है, इनका स्थानांतरण करेगा राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति इनका स्थानांतरण करेगा, लेकिन किसके परामर्श पर करेगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
वो अन्य न्यायाधीश जो सीनियर न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनके परामर्श पर क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 222 स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 223 देख लेते हैं। अनुच्छेद 223 क्या बोलता है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 230 बोलता है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 223 में कार्यकारी न्यायाधीश हैं। कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं, ठीक है, तो जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति रहता है ना, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है या लीव वेकेशन पर कहीं बाहर गया रहता है ना, उस समय क्या है, न्यायालय का काम तो रुकना नहीं चाहिए। तो उस समय क्या होता है, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ना। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, वो क्या काम करेंगे, मुख्य न्यायाधीश के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, जब तक, कब तक काम करेंगे, जब तक मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे पुनः आ नहीं जाते, तब तक क्या काम करेंगे, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे अनुच्छेद 223 में की गई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 क्या बोलता है, अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये क्या बात है भाई, अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति तो चलो समझ में आता है, अपर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं अपर कार्यकारी न्यायाधीश भी क्या होते हैं। इजी है, इतना टफ नहीं है। अपर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति वो होते हैं कि जब क्या होता है, हाईकोर्ट का बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस, वर्तमान में भी बहुत सारे केसेस हैं, हाईकोर्ट का काम तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जितने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की है उतने ही नियुक्ति नहीं कर पा रहे, उनकी ही संख्या खाली है। तो क्या अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या ही करेगी सरकार। सरकार का भी बहुत बड़ा इसमें रोल काल है। ठीक है, तो न्यायिक प्रणाली को सरल करने के लिए, उसका कुशल संचालन करने के लिए, न्याय व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए जितने न्यायालय में पद जितने स्वीकृत किए गए उतने पदों पे पहले नियुक्ति कर दो, है ना। पहले उतने ही न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाए तो क्या होता है, जो कार्याधिक्य है वो क्या है, बहुत स्तर तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे देखते हैं। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो कार्याधिक्य अधिक होने के कारण क्या होंगे कि अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेंगे। क्यों करेंगे कि बहुत सारा जो काम है उसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी निपटाने के लिए क्या करेंगे, त्वरित न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे, अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अपर कार्यकारी न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। ठीक है, अनुच्छेद 224A के अंतर्गत देखते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224A भी बोलता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये भी जब कार्याधिक्य अधिक होते हैं, है ना, कार्य अधिक होते हैं, तब क्या किया जाता है, जब आवश्यकता महसूस होती है कि चलो भाई सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनको बुला लिया जाए, क्योंकि उनके पास क्या होता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ रहता है। किस चीज का एक्सपीरियंस रहता है, न्याय का, कानून की प्रक्रिया का अच्छे से समझ रहता है, विद्वान रहते हैं वो। तो क्या करते हैं, जो कानून की जो प्रक्रिया है, जो केस सॉल्विंग जो है ना, तीव्र गति से करते हैं। उनके जो न्यायिक जो उनका जो न्याय है ना, जो केसेस की जो सुनवाई वो तीव्र गति से करते हैं और क्या है, 100% कुशलता पारदर्शिता के साथ करते हैं। इसलिए क्या होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो भूमिका है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अनुच्छेद 224A के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान किया गया है ना। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हाईकोर्ट में की जा सकती है। कब की जा सकती है, कार्य अधिक होने के कारण वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अब देखिए भैया, नियुक्ति जितने भी नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेंगे, ये नियुक्ति सारे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति करेंगे, है ना। तो अनुच्छेद 225 के अंतर्गत देखते हैं कि क्या बोलता है। अनुच्छेद 225 क्या बोलता है, विद्यमान हाईकोर्ट की अधिकारिता, है ना। जो हाईकोर्ट है, विद्यमान हाईकोर्ट है, उसकी अधिकारिता क्या क्या है ना। अनुच्छेद 225 में विद्यमान हाईकोर्ट की अधिकारिता, अनुच्छेद 225 क्या बोलता है, उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए, है ना। तो अनुच्छेद 225 के तहत हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि जितने भी अधीनस्थ जो हाईकोर्ट है ना, अधीनस्थ हाईकोर्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, उनकी सुनवाई को अपने यहाँ उनकी जो केसेस हैं जो पेंडिंग है, उनको लगता है, हाईकोर्ट को लगता है कि ये केस हम सुन सकते हैं,
हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, अधीनस्थ न्यायालय नहीं सुन सकता, तो ऐसे जो अधिकार हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं ना। तो अनुच्छेद 225 के अंतर्गत जो विद्यमान हाई कोर्ट की जो है वो अधिकारिता, इस बात से हम स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो अधीनस्थ न्यायालय रहेंगे उनकी जो केसेस हैं है ना, उनकी जो सुनवाई जो पेंडिंग है, जो हाई कोर्ट को लगता है कि ये अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, ये केस की सुनवाई नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, जो मामले हैं है ना, और उनकी अधिकारिता में अपने अंडर ट्रांसफर कर लेते हैं। और जो शुल्क लगाना है और जो भी न्यायालय से संबंधित जो भी पावर्स है ना, तो एक प्रकार से पावर इनको मिल जाता है इसके अंतर्गत। ये पावर का उपयोग अपने इसमें कर सकते हैं, जैसे शुल्क लगाना है और कुछ कुछ चीजें जो होती है, इससे अपने थोड़ी शक्ति दे दिया गया है उनको, है ना। हाई कोर्ट को अनुच्छेद 225 के अंतर्गत थोड़ा अपने विवेक से काम करने के लिए पावर दिया गया है, वो भी एक नियम प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 226 देखते हैं क्या बोलता है। अनुच्छेद 226 क्या बोलता है, ठीक है। अनुच्छेद 226 रिट निकालने की बात करता है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी रिट निकालने की बात करता है, वैसे ही हाई कोर्ट भी रिट निकालने की बात करते हैं। रिट क्या होते हैं, है ना, रिट ये होते हैं कि मौलिक अधिकार का जहाँ हनन हो रहा है, जहाँ मौलिक अधिकार की बात आ गई, जो आम जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला गया है भारतीय संविधान में, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो 6 वर्तमान में बचे हुए हैं ना। तो वो मौलिक अधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं, उसके संबंध में रिट निकालने की जो शक्ति होती है वो किसको होती है, वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को होती है ना। तो जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो मामले हैं उसके ऊपर सुनवाई सीधे कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट निकालने की शक्ति किसको है, हाई कोर्ट को है। और इसके अंतर्गत क्या करता है, यह मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है ना। तो अनुच्छेद 226 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 227 देखते हैं क्या बोलता है। अनुच्छेद 227 क्या बोलता है, ठीक है। अनुच्छेद 227 बोलता है कि अधीनस्थ न्यायालय के अधिकरण की शक्ति, है ना, इसमें पावर दिया गया। अनुच्छेद 225 में अधिकारिता की बात किया गया है और इसमें अधिकरण की बात किया गया है। दोनों वर्ड अलग अलग। अधिकारिता मतलब क्या होता है, अधिकार को धारण करने वाला। अधिकरण मतलब क्या होता है, अधिकारिता मतलब करता है वो, है ना, पावर को क्या करता है, पावर का संचालन करता है, ठीक है। अधिकरण का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय के अधिकरण की शक्ति, मतलब इनको क्या है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला न्यायालय है ना, उनके जो जैसे बहुत सारे जो वाद होते हैं, उनको लगता है कि ये जो मामला है ना, हमारे क्या है, संविधान की व्याख्या से संबंधित है, या हमारे देश से संबंधित है, या अंतरराष्ट्रीय हितों से संबंधित है, या राष्ट्रीय हितों से संबंधित है, या राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है, या आंतरिक मुद्दों से संबंधित है, या सेना से रिलेटेड, ऐसे जो मामले होते हैं उसको क्या करता है, हाई कोर्ट क्या बोलता है, जिले से सीधे अपने इसमें ट्रांसफर कर लेता है। ऐसे वाद को जिला न्यायाधीश से या अधीनस्थ न्यायाधीश से अपने अंडर ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है, अपने अधिकारिता में ला लेता है, अपने अधिकरण में ला लेता है ना, अधिकार क्षेत्र में ला लेता है। तो अनुच्छेद 227 बोलता है अधीनस्थ न्यायालय के अधिकरण की शक्ति, ये बात सेम है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय के जितने वाद होंगे, है ना, इंटरनल जो आंतरिक मुद्दे से होंगे, बाह्य मुद्दे से होंगे, है ना, संविधान की व्याख्या से संबंध होंगे, राष्ट्रीय हित से संबंधित ऐसे जो मुद्दे होंगे, उसको क्या करता है, अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है। अनुच्छेद 227 देख ले। अनुच्छेद 228 देखते हैं क्या बोलता है। अनुच्छेद 228 क्या बोलता है, अंतरण की शक्ति, अंतरण की शक्ति, है ना। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत इसको क्या प्राप्त है, अंतरण की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और 229 के अंतर्गत क्या, अधिकारी सेवक तथा व्यय, है ना। जो अनुच्छेद 228 के अंदर अंतरण की शक्ति प्राप्त है ना, अंतरण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 229 के अंतर्गत अधिकारी सेवक तथा व्यय, ठीक है। तो अनुच्छेद 229 के अंतर्गत जितने भी अधिकारी सेवक और अधिकारी सेवक होंगे, है ना, जो व्यय होंगे, उसकी शक्ति किसको प्राप्त है, हाई कोर्ट को प्राप्त है। अनुच्छेद 229 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो होता है, अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है, और वैसे संबंधित जो पावर मिला है किसको मिला है, अनुच्छेद 229 के अंतर्गत मिला है, ठीक है। अनुच्छेद 230 क्या बोलता है, हाई कोर्ट का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 230 क्या बोलता है, हाई कोर्ट का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। मतलब क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है ना, जो संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो उनका जो क्षेत्र है उसके ऊपर भी क्या करते हैं, अपना ही प्रभाव रखते हैं, है ना। जैसे क्या है, जैसे बात की जाए अपने, है ना, बंगाल हाई कोर्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट की,
है ना, कोलकाता में है जो हाई कोर्ट, तो वो क्या करता है कि वो अंडमान निकोबार का जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है वहां की भी सुनवाई करता है। कौन करता है? कोलकाता हाई कोर्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, एक अधिकार क्षेत्र में आ गया कोलकाता हाई कोर्ट का अधिकार कहाँ हो गया? अंडमान निकोबार में भी। तो वो जो अधिकार जो क्षेत्र है जो अंडमान निकोबार क्या हो गया? अधिकार क्षेत्र हो गया, लेकिन संचालन कहाँ से होता है? कोलकाता से होता है। तो ये बात यही कही गई है ना कि अनुच्छेद 230 हाई कोर्ट का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, मतलब हाई कोर्ट कोलकाता का संघ राज्य क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार पर विस्तार, ये बात अनुच्छेद 230 के अंतर्गत कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 231 की, है ना। अनुच्छेद 231 क्या बोलता है? अनुच्छेद 231 बोलता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी राज्य हैं वहां पे प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट हो, ये जरूरी नहीं है। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितने स्टेट हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? हाई कोर्ट की संख्या 25 है। राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? 25। तो ये बात यही तो बात अनुच्छेद 231 ये बात कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। जो 2 राज्य होंगे उनके लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है ना। 3 राज्य होंगे उनके लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। 4 राज्य होंगे उनके लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि उनका अधिकार क्षेत्र कितना है, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, दिल्ली को छोड़ दिया जाए, दिल्ली को छोड़ करके जिसका एक स्वयं का हाई कोर्ट हो। दिल्ली एक हाई कोर्ट है। दिल्ली जो अपना जो राज्य है ना, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है उसका स्वयं का एक हाई कोर्ट है। बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश है वो किसी न किसी राज्य के हाई कोर्ट के अधीन रहकर, है ना, अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, अनुच्छेद मोटे मोटे तौर पे हमने देख लिए। हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें क्या है इस वीडियो में आ नहीं पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कल वाले वीडियो में कंफर्म करेंगे और श्योर करेंगे, है ना, उन चीज़ों को। और कल वाले वीडियो में है जो संबंधित जो जितने अनुच्छेद हैं उसको हम क्या करेंगे, क्विक रिविजन करने की कोशिश करेंगे ताकि ये अनुच्छेद हमको क्या हो गए, कंठस्थ हो जाए, ठीक है। इस प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज देखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते ही हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं। पीएससी तो सीधे, एमपीपीएससी सीधे सीधे अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछता है ना। स्थानांतरण, व्यय, वेतन भत्ते, कार्यकारी न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अंतरण की शक्ति, 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश का होंगे, गठन के बारे में, है ना, हाईकोर्ट का प्रावधान क्या है, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। इस सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या है एक बार आते हैं तो खत्म नहीं हो जाते हैं, फिर से दूसरे साल आते हैं। तो ये क्या है, एक एक साल बाद आते रहते हैं, या हो सकता है कि रिवीजन भी होते रहते हैं क्वेश्चन, है ना। तो इस बार पूछ लिया तो अगले बार भी पूछ सकता है। इस प्रकार से क्या होता है, हाई कोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है ना, और स्टेट के जितने भी एग्जाम है, अदर स्टेट के, इंडिया के जितने भी एग्जाम है उसके लिए हाई कोर्ट के जो अनुच्छेद हैं सारे काम आ जाएंगे, है ना। इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का एक टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाता है ना। इसके बाद मिलते हैं कल, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।